हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी एकेडमी। जी एकेडमी गुमला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस का एक मास्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस यानी आपका इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी एग्जाम यानी परीक्षाओं में आ सकते हैं या फिर पूर्व के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर के रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लांगेटा और ऑप्शन डी सेरेब्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये क्या करता है दोस्तों? जो हमारे शरीर के रक्तचाप हैं उनको नियंत्रित करता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर होते हैं उनको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का कार्य करता है। और जो दोस्तों ये थैलेमस है, ये जो शरीर में, जो हमारे मस्तिष्क में जो भावनाएं होती हैं, यादें होती हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस ये हमारे शरीर के जो तापमान होते हैं उनको नियंत्रित करता है। और सेरेब्रम दोस्तों ये क्या है? ये जो कुछ चीजें होती हैं उनको याद करता है और शरीर को बैलेंस बनाकर चलने में मदद करता है। तो ये सारे दोस्तों, ये क्या है? सारे ऑप्शन ये हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिका में जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी न्यूरॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यूरॉन। दोस्तों ये न्यूरॉन है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। ये क्या करती है दोस्तों? ये न्यूरॉन का कार्य हमारे शरीर में जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करना है। जैसे हमारे मस्तिष्क से जो सूचना होती है उनको शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और शरीर के अन्य अंगों से सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या है दोस्तों? ये जो हमारे रुधिर हैं, जो ब्लड है, उसके कण हैं। अगला प्रश्न, हमारे मस्तिष्क में गुस्से पर नियंत्रण कौन करता है? तो हमारे शरीर पे मस्तिष्क, जो हमारे मस्तिष्क में, उसमें गुस्से पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नियंत्रण करने का कार्य जो होता है यानी कंट्रोल करने का गुस्से को, वो करता है अग्र मस्तिष्क। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है दोस्तों, ये गुस्से को बढ़ाता है। ये क्या है दोस्तों? ये तीनों क्या है? तो हमारे मस्तिष्क है, उसके भाग है। अगले प्रश्न, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ये क्या है दोस्तों? तो हड्डियों के जो अध्ययन होते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो ऊतकों का अध्ययन है ये। और माइकोलॉजी ये आपका कवक जो होते हैं उनका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और ओडोंटोलॉजी जो है वो दांतों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी के जमने पर उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है या नियत रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होता है घट जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल के बढ़ने पर जो घनत्व होता है उस पे ऋणात्मक यानी आपका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है कि जो नल के पाइप होते हैं उनमें वो अक्सर फट जाते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि बर्फ का जो आयतन है वो ज़्यादा होता है, बर्फ का जो आयतन होता है वो ज़्यादा होता है, और आयतन बढ़ने से क्या होता है, घनत्व पे इसका प्रभाव पड़ता है, घनत्व कम हो जाता है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, और घनत्व अगर बढ़ाना है तो क्या होगा, आयतन को कम करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध के घनत्व को यानी शुद्धता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दूध के जो घनत्व होते हैं उसको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम जो आर्द्रता होती है उसको मापते हैं, बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब को मापते हैं, और एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की जो गति होती है उसको मापने का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस तरंग लंबाई, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग, औरक्त किरण, एक्स किरण या गामा किरण? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रेडियो तरंग। ठीक है दोस्तों, जो तरंग दैर्घ्य है वो विभिन्न जो तरंग होती है उनकी अलग अलग लंबाई होती है, यानी तरंग दैर्घ्य सब किरणों की अलग अलग होती है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपकी लंबाई यानी तरंग की लंबाई रेडियो तरंग की होती है, दूसरे नंबर पे आपकी माइक्रोवेव की होती है, तीसरे नंबर पे औरक्त किरण की होती है, चौथे नंबर पे दृश्य प्रकाश की होती है, पांचवें नंबर पे पराबैंगनी किरण की होती है, छठे नंबर पे एक्स किरण की होती है, और सातवें नंबर पे गामा किरण की होती है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य है यानी तरंग की लंबाई वो रेडियो तरंग की होगी, और सबसे कम गामा किरण की होगी। ठीक है दोस्तों, और जो गामा किरण है ये सबसे हानिकारक किरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ये जो तापमान है वो खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित तापमान है। दोस्तों जो फ्रिज होती है, फ्रिज या आपका एसी जो होता है, एयर कंडीशन होता है, उसमें एक द्रव डाला जाता है, गैस डाला जाता है, उसको हम लोग फ्रेऑन कहते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है कि एक वहाँ से गैस निकलता है फ्रिज या आपका एसी के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग CFC, यानी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक गैस होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित क्रम में। ठीक है, देखिए चेचक दिया हुआ है एक साइड, रेडियम है, पेंसिलिन है, एक्स किरण है। तो चेचक जो है उसका जो टीके का खोज जो करने वाले हैं वो कौन करने वाले हैं दोस्तों? चेचक का। तो चेचक का खोज करने वाले हैं आपका एडवर्ड जेनर। और रेडियम का, तो रेडियम एक तत्व है, उसके खोज करने वाले हैं आपका मैडम क्यूरी। पेंसिलिन का, तो पेंसिलिन की खोज करने वाले हैं आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो एक्स किरण है उसका पता लगाने वाले, खोज करने वाले हैं आपका W.A. रोएंटजेन। ठीक है, तो आपका प्रश्न बनता है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पहला आपका 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन ये आपका डी, 2, 3, 4, 1। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा फ्लोरीन। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? जो हैलोजन ग्रुप है उसके तत्व हैं। ठीक है,
जो फ्लोरीन होता है उसमें आपका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और इसके पहले कक्षा में आपका 2 और दूसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, परमाणु जो होता है आपका किसी तत्व का सबसे मूल कण होता है। जो दुनिया का हर एक पदार्थ जो है वो एक छोटा एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले जो बनते हैं, मिलकर बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, और अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं वो 118 है। आवर्त सारणी में हम इसे देख सकते हैं। ज्ञात तत्व हम लोग का क्या है, कितना है, तो 118 है। ठीक है, जो आपका फ्लोरीन होगा उसका परमाणु क्रमांक आपका 9 होगा। ठीक है, और उसका आपका होगा पहला कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 7। तो ये क्या चाहेगा दोस्तों, अंतिम कक्षा में जो 7 है वो ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो ये क्या चाहेगा आपका कि जल्द से जल्द अपना जो अष्टक है उसको पूरा करे, इसलिए क्या होगा, ये अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, ये सब भी दोस्तों क्या है, हैलोजन ग्रुप के हैं। सब में लास्ट में क्या होंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन घटेगा, पूरा करना चाहिए। लेकिन क्या है दोस्तों, इसका जो नाभिक से दूरी है, ठीक है, ये नाभिक जो होगा आपका, नाभिक में क्या पाया जाता है, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आपका क्या होता है, तो धन आवेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और इस नाभिक के चारों ओर क्या घूमते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन ये कक्षा जो होती है उन पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर फ्लोरीन। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक आपका किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। और एक होता है दोस्तों हम लोग का परमाणु भार यानी द्रव्यमान। किसी परमाणु की जो नाभिक होता है उसमें स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, ये बताता है कि जो वस्तु है, जो तत्व है, वो उसमें कितना अंदर द्रव्य भरा है, यानी मैटर भरा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने देखा कि आज जो मास्टर सीरीज था हम लोगों का, उसमें हम लोग विज्ञान यानी आपका साइंस से रिलेटेड 10 प्रश्नों को देख चुके हैं। इसी तरह से हम लोग दिन प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और जो आपका आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उससे रिलेटेड। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ताकि जो बाकी दोस्त हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले